हाय एवरीवन, वेलकम टू शुकौशल एंड एकेडमी ऑफ कॉमर्स। आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे यूजीसी नेट एग्जाम का जो फर्स्ट पेपर होता है जनरल पेपर, उसके सिलेबस को इन डिटेल्ड एनालाइज करेंगे हर एक यूनिट को एंड समझेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो इम्पोर्टेंट है एंड जो रिपीट हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में उनके बेसिस पे, एंड साथ साथ में कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे प्रीवियस ईयर के, ताकि हमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि सिर्फ सिलेबस को एनालाइज करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, साथ साथ में क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं वो उनको भी समझना जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पहले हम थोड़ा पैटर्न समझ लेते हैं कि लगभग बच्चों को पता होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर दो पेपर होते हैं। एक फर्स्ट पेपर होता है जो जनरल पेपर कॉमन होता है सबके लिए, एक सेकंड पेपर जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। ठीक है, आप जिस सब्जेक्ट में कर रहे हो उसमें जो फर्स्ट पेपर है उसमें वो 50 क्वेश्चंस होते हैं और 100 मार्क्स का होता है, लेकिन जो सेकंड है वो डबल होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं उसमें और 200 मार्क्स का होता है। तो टोटल जो मिला के आपका एग्जाम है वो 300 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट पेपर है उसका जो सिलेबस है उसका नाम वैसे तो होता है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, बट इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। ये टीचिंग एंड रिसर्च तो 2 यूनिट है, टोटल 10 यूनिट होती है आपके इसमें सिलेबस में। 2 यूनिट तो यही होती है, एक तो डीआई होता है डाटा इंटरप्रिटेशन और एक कॉम्प्रीहेंशन, एक पैसेज होता है। ठीक है, तो मेनली तो 8 यूनिट होती है, लेकिन ये नहीं है कि आपको डीआई और जो कॉम्प्रीहेंशन है उसकी प्रिपरेशन ना करें, उसकी भी प्रिपरेशन करनी होती है, क्योंकि ये जो वो मार्क्स है जो आप इजीली गेन कर सकते हैं बिल्कुल कम एफर्ट लगा के। ठीक है, तो इनके में जो 5 नंबर का डीआई आता है और 5 का कॉम्प्रीहेंशन, ये आप इजीली कर सकते हैं। इनमें बहुत कम मेहनत लगती है। बस कई बच्चे जो है वो क्या करते हैं कि इग्नोर कर देते हैं कि ये तो जो पेपर में आएगा उस टाइम पर ही देख लेंगे, तो इसकी वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम होती है बाद में जाके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट वाइज। सबसे पहले फर्स्ट यूनिट देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसका सिलेबस इतना ज़्यादा वाइड नहीं है, लेकिन इसमें क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली नहीं पूछे जाते, इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे से होनी चाहिए, तभी आप ये जो क्वेश्चन हैं इनके वो उनको सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो देखते हैं। वैसे जो पूरा का पूरा वो है थ्योरेटिकल है ज़्यादातर सिलेबस, लेकिन कुछ जैसे मैथमेटिकल्स और रीजनिंग पोर्शन है इसके अंदर 2 यूनिट, एक ही यूनिट है, लेकिन उसमें इतने ज़्यादा टफ वाले जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो मैथ और रीजनिंग आती है उस लेवल की नहीं आती। बिल्कुल 5th-6th क्लास का जो बच्चा कर सकता है उस लेवल के मैथ के क्वेश्चन आते हैं। तो आप थोड़ा सा उनके ऊपर प्रिपरेशन पे थोड़ा सा ध्यान दें तो आप कवर कर सकते हैं। बाकी आगे जब यूनिट आएगी तब देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या आता है मेनली, टीचिंग का कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग। ये लेवल्स ऑफ टीचिंग है ना, ये इंपॉर्टेंट है। मैं साथ साथ बताती चलूँगी कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आपको ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, लेवल्स ऑफ टीचिंग, ये इसमें मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल आते हैं। ये जो लेवल है इनके अलग अलग मॉडल्स होते हैं, मतलब अलग अलग एक्सपर्ट्स ने बहुत सारी चीज़ें बताई हुई होती हैं इनमें, तो आपको वो सारी अच्छे से कवर करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर करैक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है टीचिंग की। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लर्नर्स करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अडोलसेंट, अडल्ट लर्नर, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कोग्निटिव, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट है फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल। देन है फिर इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, लर्निंग इन्वायरमेंट कैसा है, इंस्टीट्यूशंस कैसा है। देन है फिर मेथड्स ऑफ टीचिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी हर बार क्वेश्चंस आते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग से। ठीक है, इसमें ये आता है कि टीचर सेंटर्ड मेथड कौन से होते हैं, लर्नर सेंटर्ड कौन से होते हैं, इनका मिक्सअप भी होता है एक, वो कौन से होते हैं। ठीक है, ये इसमें मेंशन नहीं है सिलेबस में, लेकिन आपको वो भी करने होते हैं। देन है फिर ऑफलाइन वर्सेज ऑनलाइन मेथड्स, ये स्वयं प्रभा मूक, ये ऑनलाइन मेथड्स, ये ऑनलाइन स्कीम जो गवर्नमेंट ने या स्टडी से रिलेटेड जो स्वयं प्रभा मूक्स ये चलाए हुए हैं, इनका आपको पता होना चाहिए। ये मूक ये खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, कि मूक के कोऑर्डिनेटर्स कौन है डिटेल में, इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। उनको करंट के साथ अटैच करके इनमें जो भी न्यू चेंजेज आते रहते हैं, कुछ नई स्कीम गवर्नमेंट लेके आती है, तो उनके साथ अटैच करके आपको जो मतलब करंट वाली चीज़ों पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार करंट से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है,
देन है फिर इसमें टीचिंग सपोर्ट सिस्टम ट्रेडिशनल मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड। अब ये यहाँ पर एक नाम आ गया ना आईसीटी बेस्ड, तो यहाँ पे ये जो टीचिंग के जो मेथड्स हैं उनको कंप्यूटर के साथ लिंक करके, जो इंटरनेट वाले होते हैं उनके साथ लिंक करके मिक्सअप करके क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। फिर है इवैल्यूएशन सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इवैल्यूएशन सिस्टम, हर बार क्वेश्चन आता है इससे। एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, इनोवेशन इन इवैल्यूएशन सिस्टम। अब देखो ये इवैल्यूएशन सिस्टम है, अलग अलग मेथड्स होते हैं इवैल्यूएशन के, लेकिन ये डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछते, ये एग्जांपल देते हैं कोई भी, फिर पूछेंगे कि ये एग्जांपल जो है ये मतलब ये किस चीज मेथड्स के लिए सूटेबल है, तो ऐसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। तो इससे आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी जिस बच्चे की क्लियर है, उसको अच्छे से समझ आया हुआ है वो कंसेप्ट की क्या मतलब है उसका, तभी वो क्वेश्चंस को सोल्व कर सकता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये मैंने जो क्वेश्चंस है वो जून 2022 में जो पेपर हुआ था उससे पिक किए हैं, ठीक है। देखते हैं साइक्लिकल फेजेज सब प्रोसेस ऑफ सेल्फ रेगुलेटिंग लर्निंग मॉडल बाय जिमरमैन ऑपरेट एज टास्क एनालिसिस, सेल्फ मोटिवेशन, बिलीफ्स, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ जजमेंट एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। अब ये देखो जो लर्निंग है उसके बहुत सारे मॉडल्स हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स ने, अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग मॉडल्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये पॉसिबल नहीं होता किसी भी स्टूडेंट के लिए कि वो हर एक मॉडल को कवर करे, पता नहीं कितने मॉडल हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होता कि वो हर एक ऑथर ने जो भी लर्निंग से रिलेटेड या टीचिंग से रिलेटेड जो मॉडल्स दिए हैं वो कवर करे। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि लर्निंग क्या होती है। टीचिंग का मॉडल है तो टीचिंग का मतलब समझ आना चाहिए आपको, ये अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो मॉडल में क्या लगभग कुछ अलग सी बात तो नहीं कह देगा कोई भी, एक मतलब थोड़ी रिलेटेबल सी चीज़ कहेंगे। तो अब इसमें ये सब प्रोसेस है, इसकी फेजेज हैं, तो इनको अरेंज आप ने अगर इसका नाम भी नहीं सुना है जिसने ये जो प्रोसेस दी है, लेकिन आपको लर्निंग जो है मतलब जो सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग है उसका मतलब अच्छे से पता है, तो आप खुद से इनको अरेंज करने की कोशिश कर सकते हो और आप अरेंज कर भी सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अरेंज करना है। नेक्स्ट है आपको एलिमिनेशन टेक्निक का जरूर यूज करना है, क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे फेस करोगे जिसमें आपको 2-3 ऑप्शन जो है उनमें आप फंस जाओगे कि 2-3 ऑप्शन जो है कि इनमें से हाँ ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, तो वहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक से आप एलिमिनेट करोगे क्वेश्चंस को कि हाँ ये चीज़ ऐसे तो हो ही नहीं सकती, ये चीज़ ऐसे तो हो ही नहीं सकती। अगर आपको क्वेश्चंस का मतलब इतना ज़्यादा पता भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आप पेपर दोगे ना तब आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारा जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, ठीक है। तो उसके लिए यही टेक्निक जो आपने थोड़ा बहुत भी जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसको उस नॉलेज को यूज़ करके एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करके कि हाँ ये चीज़ तो ऐसे हो ही नहीं सकती, ऐसे आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं कि एक्सेप्शनल क्लासरूम कम्युनिकेशन विल रिजल्ट इन, कि एक्सेप्शनल कुछ अलग से कम्युनिकेट करें हम क्लासरूम में तो उससे क्या क्या रिजल्ट आएगा, मतलब उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ टीचिंग, नोटिसेबल स्टूडेंट अचीवमेंट, चेंज इन फोकस एरिया ऑफ स्टूडेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंसेंट। अब देखो अब ये एक्सेप्शनल क्लासरूम कम्युनिकेशन कि आप पूरा टीचिंग का सिलेबस कर लोगे लेकिन फिर भी क्या पता ये टॉपिक्स आप पढ़ो ही ना, मतलब ये जहाँ से आप प्रिपरेशन कर रहे हो ये टॉपिक आए ही ना, एक्सेप्शनल क्लासरूम कम्युनिकेशन। लेकिन ये टर्म देखो आप बिल्कुल खुद से समझ सकते हो, एक्सेप्शनल मतलब कुछ अलग तरह का क्लासरूम कम्युनिकेशन, मतलब कुछ अलग, जो नॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उससे कुछ अलग कम्युनिकेशन करना, ठीक है। तो उससे क्या रिजल्ट आएंगे, तो अपनी जो मतलब ज़रूरी नहीं है कि अपने सिलेबस में वो चीज़ें पढ़ी हैं, आपकी जो ओवरऑल नॉलेज है उसको यूज करना है आपको, ना कि जो आपने बिल्कुल सिलेबस में टिप टॉप पॉइंट पढ़ा कि हाँ ये तो सिलेबस में है ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है, ये मुझसे नहीं होगा। अपनी नॉलेज जो है वो पूरी नॉलेज यूज करनी है इसके अंदर, ठीक है। कि एक्सेप्शनल कुछ अलग से कम्युनिकेशन करना है तो उससे क्या होगा, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ टीचिंग। इंस्टीट्यूशनल का मतलब क्या होता है, एक संस्थापककरण, ये वो लिख रखा है, तो ऐसे समझ सकते हो कि टीचिंग का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कैसे हो सकता है कुछ एक्सेप्शनल कम्युनिकेट करने में, ठीक है। तो आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंसेंट, कि कंसेंट को मैन्युफैक्चर करना, कि सबकी जो एक तरह से सारे एक कंसेंट दे सारे स्टूडेंट, उसको मैन्युफैक्चर करना, कहाँ एक्सेप्शनल कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ मतलब कोई रिलेशन हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ ना, तो ऐसे एलिमिनेट करके फिर आप ऐसे एलिमिनेट करके आपको क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड। इनमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपने, ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना ये
एक दूसरी यूनिट को अब ये नहीं है कि 50 क्वेश्चन आते हैं तो हर एक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन आ गए, 10 यूनिट हैं तो हर एक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन आ गए, ऐसा नहीं होता। किसी से ज़्यादा आ जाते हैं, किसी से कम, और किसी से मिक्सअप करके आ जाते हैं। अब जैसे इन्होंने एक कम्युनिकेशन की अलग यूनिट है और ये क्लासरूम ये टीचिंग वाला घुसा दिया, तो टीचिंग और क्लास जो कम्युनिकेशन है इन दोनों का मिक्सअप करके ये दे दिया। आपको कम्युनिकेशन का भी मतलब अच्छे से पता होना चाहिए और ये क्लासरूम वाले में आपको जो टीचिंग वाली चीज़ें हैं उनका भी पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप ये सोल्व कर सकते हो। तो ये मिक्सअप करके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। आईसीटी के साथ मिक्सअप कर देंगे, ठीक है, आपस में आईसीटी को कम्युनिकेशन के साथ मिक्सअप कर देंगे, रिसर्च को भी मिक्सअप कर देते हैं आईसीटी के साथ, ठीक है। तो आपको जब अच्छे से क्लैरिटी होगी, कंसेप्ट क्लैरिटी होगी, तभी आप कर सकोगे। तो जब भी आप प्रिपरेशन करो, समझो, जब भी आप पढ़ो इन चीज़ों को, इन टॉपिक्स को, तो इस तरह की तरीके से पढ़ने हैं आपको कि आपको ये चीज़ें समझ आ जाए, ना कि जस्ट एक रट्टाफिकेशन की तरह बिल्कुल हाँ इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, एक्चुअल में क्या मतलब है उसको आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। कोई और पूछे तो आप एग्जैक्ट उसका मीनिंग बता उसको, ना कि आप जो बिल्कुल बुक में लिखी हुई बात है वो रिपीट करो, ठीक है। तो इसके लिए प्रिपरेशन के लिए आप थोड़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स पे भी फोकस करना, ठीक है। तो इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है कि आपको एक्चुअल में उस चीज़ का मतलब समझ आ जाए। अब देखते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में रिसर्च का मीनिंग, टाइप्स, करैक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच इंपॉर्टेंट है। ये भी मेथड्स ऑफ जो रिसर्च है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनसे तो हर बार क्वेश्चंस आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चंस जरूर आते हैं। और अगर आपका जो सेकंड पेपर है वो कॉमर्स है तो वहाँ पे तो पूरी यूनिट ही है रिसर्च की, एक अलग ही यूनिट है, वहाँ पे आप डिटेल में कर लोगे तो ये वाला करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे और भी डिटेल में, ठीक है। वो फिर जिन बच्चों का कॉमर्स सब्जेक्ट होता है उनके लिए है। इसमें एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, यहाँ पे बहुत कम नाम लिखे हुए हैं मेथड्स के, सिर्फ ये 3 और 4 5 ही मेथड लिखे हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में 12-13 मेथड्स हैं रिसर्च के। आपको वो सारे करने हैं, ना कि यहाँ पे जो मेंशन है वो क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो उनसे भी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेप्स भी पूछे जाते हैं कई बार क्वेश्चंस में, प्रोसेस पूछ लेंगे, उनको अरेंज करो, ठीक है। और प्रोसेस में भी, अब प्रोसेस आप 1-2 बुक से पढ़ोगे ना, कोई भी प्रोसेस पढ़ लोगे, लेकिन इसमें प्रोसेस में लगभग 10 समथिंग स्टेप होते हैं, तो पता नहीं वो कौन से स्टेप्स, कौन से 3-4 स्टेप दे देंगे, तो आपको वो अच्छे से पता होना चाहिए। तो वो चीज़ जब आप एक्चुअल में आपको रिसर्च का मीनिंग सही में समझ आएगा ना, तो वो स्टेप प्रोसेस तो आप खुद ही बना लोगे कि हाँ पहले ये काम होना चाहिए, फिर ये ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट है फिर थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग। इसमें ये फॉर्मेट से क्वेश्चन आता है कि ये आर्टिकल्स वगैरह लिखे जाते हैं, ये कोई फॉर्मेट्स में लिखे जाते हैं, जैसे एपीए होता है, ऐसे ही और बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, तो ये इनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि इस फॉर्मेट में क्या पहले लिखा जाता है, या इस चीज़ में ये पहले लिखा जाता है, ऐसे नेम, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, ऐसी चीज़ें लिखी जाती हैं उसके लिए। फिर है एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। इसमें जो ये आईसीटी कंप्यूटर्स के कौन कौन से टूल्स को रिसर्च में यूज किया जाता है, ये सॉफ्टवेयर वगैरह डाटा एनालाइज करने के लिए या कलेक्शन करने के लिए, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है रिसर्च एथिक्स। इससे हर बार एक ही सेम क्वेश्चन आता है रिसर्च एथिक्स से, कि जब भी जो पूरा रिसर्च की जो पूरी प्रोसेस होती है उसमें रिसर्च एथिक्स कहाँ पे सबसे ज़्यादा यूजफुल होते हैं और कहाँ पे नहीं होते, ठीक है। जब जैसे रिसर्च में डाटा कलेक्शन किया जाता है, फिर उसको एनालाइज किया जाता है, हाइपोथेसिस, तो ये जो सारी प्रोसेस होती है रिसर्च की, इसमें एथिक्स का सबसे ज़्यादा यूज कहाँ पे होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन ही आते हैं, जब आप करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब इसमें से भी देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट क्वांटिटेटिव रिसर्च मैथडोलॉजी, कि क्वांटिटेटिव जो रिसर्च मैथडोलॉजी है वो कौन सा रिसर्च रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब इसमें कोई भी तीन सेलेक्ट करने हैं, कौन कौन से हैं, ठीक है। इनमें भी अगर आपको डायरेक्टली नहीं पता तो वहीं एलिमिनेशन वाली टेक्निक लगानी। अब जैसे इसमें फोकस ग्रुप दे रखा है, या ऐसे अपने अगर सिलेबस नहीं कर रखा है तो मैं ये क्वेश्चन करवाऊँगी तो आपको समझ नहीं आएंगे। जस्ट मैं वे बता रही हूँ कि आपको कैसे सोल्व करने चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने क्या पता अभी तक ये पढ़े ही नहीं हो ये चीज़ें क्या होती है, तो मैं अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करवाऊँ तो आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं जस्ट बता रही हूँ कि आपको किस वे में क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। सिलेबस कवर करना अच्छे से ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं उनको अटैम्प्ट करने की भी बहुत सारी टेक्निक होती है। अब कई बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, फिर भी क्वेश्चंस गलत कर देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ ये चीज़
के हिसाब से क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि हमने ये चीज़ पढ़ी है तो उसके हिसाब से इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। जी नहीं, आपको सारी टेक्निक, जितनी भी टेक्निक होती है, बस आपको क्वेश्चन सही करना है, चाहे वो किसी भी वे में हो, एलिमिनेशन से करो, तुक्के से करो, कैसे भी करो, क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तुक्के भी नहीं चलते, क्योंकि क्वेश्चंस फॉर्म ही इस तरीके से करता है एग्जामिनर कि बिल्कुल अगर आपको सच में ही उनके मतलब समझ में आए हैं तो ही आप सोल्व कर सकते हो उनको, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, इससे बिल्कुल अच्छे से पता चल जाएगा आपको कैसे क्वेश्चंस आते हैं। रिलिक्स सच एज ए फिंगरप्रिंट्स आर कंसिडर्ड क्रेडिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथडोलॉजी, कि जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो कौन सी रिसर्च, जो कौन सी टाइप्स है रिसर्च की, उसमें यूजफुल होते हैं या वो मिल जाए तो मतलब एक क्रेडिबल माना जाता है, ठीक है। क्रेडिबल कंसिडर किया जाता है फिंगरप्रिंट्स को, कौन से में। अब आप हर एक रिसर्च का मीनिंग पढ़ोगे ना तो कहीं पे आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, हाँ इस रिसर्च में हम मतलब इसका मीनिंग पढ़ते हुए कि इसमें हम फिंगरप्रिंट यूज़ करते हैं, इसमें हम ये चीज़ यूज़ करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल अलग तरह से, तो आपको अपनी जो ये इनके मतलब की जो नॉलेज है उसको यूज़ करना है कि फिंगरप्रिंट्स कहाँ पे। अब ये देखो क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव का मतलब ही होता है नंबर्स, क्वांटिटीज़ में फिंगरप्रिंट्स कहाँ से आ गए, कोई यूज नहीं है। क्वांटिटीज़ तो नंबर्स होते हैं, नंबर से रिलेटेड कुछ रिसर्च हो गई, ये चीज़ ये मतलब जो डाटा वगैरह से रिलेटेड हो गया ये तो फिंगरप्रिंट्स का तो कोई रोल ही नहीं है, तो ये तो हो गया एलिमिनेट। फिर है डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव का मतलब देखो क्या होता है कि डिस्क्राइब करना, वर्णनात्मक, कि डिस्क्राइब करना किसी चीज़ों को, तो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने में फिंगरप्रिंट्स का क्या रोल आ गया, बिल्कुल भी नहीं, कोई रोल नहीं है, इसको भी डिस्कार्ड करो। अब बचे फाइनली ये दो ऑप्शन, एक्सपेरिमेंटल एंड हिस्टोरिकल। अब देखो एक तरह से हम बिल्कुल ज़्यादा ध्यान से ना सोचें तो सोचें एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट लैब वगैरह में वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, एक तरह से दिमाग में आता है ये क्वेश्चंस कि हाँ एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन ये जो ऑप्शन है वो भी गलत है। इसका राइट आंसर है हिस्टोरिकल। अब हिस्टोरिकल कैसे हुआ, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स वगैरह, अब एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, हम केमिकल्स का एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हाँ ये केमिकल इसमें इतना डाल दो, इतना डाल दो, फिर उसका क्या रिएक्शन होगा, इन चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करते हैं, ना कि फिंगरप्रिंट्स का। फिंगरप्रिंट जो है, जो पुरानी चीज़ें मिलती हैं, अब इसमें ये रिलिक्स क्या होते हैं, रिलिक्स होते हैं जो पुरानी चीज़ें, अवशेष वगैरह होते हैं, जो जैसे ये देखो अवशेष, तो उन पे उनके ऊपर उनमें मतलब मिलते हैं ये फिंगरप्रिंट्स वगैरह, तो वो हिस्टोरिकल रिसर्च में होते हैं वो, तो उसके हिसाब से क्रेडिबल मतलब इन जो है वो एक तरह से इम्पोर्टेंट थिंग्स मिलेगी हिस्टोरिकल रिसर्च के हिसाब से, अगर कहीं पे फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं तो, ठीक है। तो अब देखो अगर आपने बिल्कुल अच्छे से इनके मीनिंग्स आपके मतलब दिमाग में क्लियर होंगे कि हाँ ये क्या होती है एक्चुअल में ये रिसर्च, तभी आप सोल्व कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। क्योंकि एग्जाम्पल्स या फिर कुछ और देके, या फिर यहाँ पे कई बार क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम दे देते कि इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम कौन सी रिसर्च करनी चाहिए, ऐसे ऑप्शन दे देंगे फिर अलग अलग रिसर्च के, ठीक है। तो आपको जब रिसर्च अलग अलग टाइप्स की रिसर्च का मतलब अच्छे से पता होगा तभी आप सोल्व कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को। तो जब भी आप ये मेथड्स पढ़ो ये तब अच्छे से मतलब क्लियर करना है इनका विद एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स देखना है, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर पेपर्स की उतना ज़्यादा अच्छे से आपकी प्रिपरेशन जो है वो होगी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट। नेक्स्ट जो है वो कॉम्प्रीहेंशन है। कॉम्प्रीहेंशन में बिल्कुल एक तरह से फ्री के नंबर बोल सकते हो, बस आपको बिल्कुल सबसे कम मेहनत करनी पड़ती है कॉम्प्रीहेंशन में। क्योंकि ये जो यूनिट है और यूनिट है इनमें तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ता है इन कंपैरिजन टू कॉम्प्रीहेंशन। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, प्रिपरेशन ही नहीं करते कॉम्प्रीहेंशन की, कि ये तो जिस टाइप का पैसेज आएगा उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता आप कि अगर कॉम्प्रीहेंशन स्किल सच में ही अच्छी है, वो अच्छी तभी होगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप न्यूज़पेपर वगैरह रीड करोगे, या फिर आप जो पैसेज हैं उनको सोल्व करोगे, ठीक है। तो उससे आपकी कॉम्प्रीहेंशन जो स्किल है वो इम्प्रूव होगी और तभी ये क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। अब इसमें ये होता है कि अगर आपकी कॉम्प्रीहेंशन स्किल अच्छी है तो आप डेफिनेटली सोल्व कर लोगे क्वेश्चन। लेकिन ये जो और यूनिट्स हैं इनमें पता नहीं कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्या पता वो आपको आए या ना आए। लेकिन अगर आपकी कॉम्प्रीहेंशन स्किल अच्छी है तो 5 के 5 जो नंबर है वो बिल्कुल ईजीली मिल सकते हैं आपको, ठीक है। तो अगर आपकी कॉम्प्रीहेंशन स्किल जो है वो अच्छी है तो जो नंबर है इसमें के जो 5 नंबर वो आपको फ्री में मिल सकते हैं। तो इनको इग्नोर मत करना, पक्का एग्ज़ाम से कुछ डेज पहले
15 to 20 डेज आप डेली हर एक कॉम्प्रीहेंशन सोल्व करके देखना, हर एक मतलब हर दिन पैसेज सोल्व करके देखना, पक्का आपकी जो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। और जो भी सोल्व करो पैसेज तो ज़्यादातर प्रीवियस ईयर जो आए हैं उनको सोल्व करना, ठीक है। अब नेक्स्ट यूनिट देखते हैं, यूनिट 4 जो है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन का मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें जो कम्युनिकेशन के मॉडल्स होते हैं वो मेंशन नहीं है, लेकिन आपको वो भी करने हैं। डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आते मॉडल से, लेकिन इनडायरेक्टली आते हैं। इनडायरेक्टली कैसे, उनमें जो अलग अलग स्टेप दिए होते हैं कि कम्युनिकेशन में पहले जो सेंडर ये करता है, फिर ये करता है, ये करता है, तो उनसे इनडायरेक्टली क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, तो आपने वो भी करने हैं। देन है फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन में वर्बल, नॉन वर्बल, ये वर्बल नॉन वर्बल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। फिर इंटरकल्चरल, ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, ये देखो क्लासरूम कम्युनिकेशन टीचिंग वाले में आया हुआ था, क्लासरूम कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। ये क्लासरूम कम्युनिकेशंस के साथ इसके साथ भी मिला सकता है, ये आईसीटी के साथ, इसमें कुछ कंप्यूटर वगैरह इंटरनेट से रिलेटेड ऐड करके इसको टीचिंग वाले में से थोड़ा बहुत और मिक्सअप करके ऐसे मिक्सअप क्वेश्चन आते हैं। देन है फिर बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है, सॉरी, हर बार क्वेश्चन आता है इससे, बैरियर से। देन है फिर मास मीडिया एंड सोसाइटी। सिलेबस इसका इतना ज़्यादा वाइड नहीं है, बट क्वेश्चंस अच्छे आते हैं इनसे भी। अब देखते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से आए हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है। अब देखो यही क्वेश्चंस, आपको मतलब पता होगा फिजिकल बैरियर कौन सी होती है, परसेप्चुअल कौन सी होती है, इमोशनल कौन सी होती है, कल्चरल और सिमेंटिक कौन सी होती है, लेकिन अगर आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लैरिटी है तभी आप इनको सीक्वेंस में लगा सकते हो। अब सीक्वेंस में कैसे लगाएं कि एक जो सेंडर है और ये रिसीवर है, इनके बीच में ही आती है बैरियर्स, तो कि भाई ये कम्युनिकेशन का ये प्लेस, मतलब एक तरह से यहाँ से कम्युनिकेशन होएगा फिर यहाँ तक पहुँचेगा, तो ये जो पूरा वे है, ये जो पूरा रास्ता है, इसमें क्या क्या बैरियर्स आती हैं उनको सीक्वेंस में लगाना है। तो अब सेंडर से स्टार्ट कर दो कि सेंडर पहले कौन सी मतलब बैरियर है जो आती है, फिर उसके बाद अगले स्टेप पे, फिर अगले स्टेप पे, तो इस तरह से आपको अरेंज करना है इनको, ठीक है। तो अगर आपको सही में इनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी तभी आप ऐसे अरेंज कर सकते हो कि हाँ भाई सेंडर से रिसीवर तक, वरना एक देखे तो हाँ इसका ये मतलब होता है, मतलब तो सबको पता होता है। देन अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इंटरनेट बेस्ड, ये आईसीटी को और कम्युनिकेशन को मिक्सअप करके पूछ लिया और टीचिंग को भी, लर्निंग भी आ गया इसमें। इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन फॉर लर्निंग इज आइसोलेटेड, इंटरडिपेंडेंट, इंटरेक्टिव, ऑटोमेटिक और वाइड रेंजिंग। अब इन्होंने क्या पूछा है, इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन फॉर लर्निंग। तो इससे क्या समझ आता है आपको, इसको रिलेट करके देखो कि इंटरनेट बेस्ड है, कुछ ऑनलाइन हम कुछ कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, और वो भी लर्निंग। तो अज्यूम करो कि एक टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहा है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड वो जो कम्युनिकेशन होगा, एक टीचर टीच कर रहा है, वो कैसा होगा, वो आइसोलेटेड होगा, वो इंटरडिपेंडेंट होगा, वो इंटरेक्टिव होगा, ऑटोमेटिक होगा, या वाइड रेंजिंग होगा, ठीक है। तो ऐसे रिलेट करके चीज़ों को, अब देखो ऑनलाइन पढ़ा रहा है तो ऑनलाइन कोई टीचर टीच करता है तो वो तो वाइड रेंजिंग ही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा रीच होती है ऑनलाइन की। तो अब वाइड रेंजिंग अपने आप सेलेक्ट हो गया ई ऑप्शन। तो अब देखो ऑप्शंस में ई ऑप्शन यहाँ पे कहीं है नहीं है, यहाँ पे कहीं है नहीं है, इन दो में है, तो इन दोनों को तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दो। अब इन दोनों में से सेलेक्ट करो डी तो दोनों में ही कॉमन है, तो डी को तो हमें चेक करना ही नहीं है, डी तो आएगा ही आएगा, ई भी आएगा ही आएगा, ठीक है। अब बात करें सी और ए में से हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस करने हैं आपको। अब बात करते हैं नेक्स्ट मैथमेटिकल मैंने बताया था पहले ही, बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं मैथ से, इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं जितने हाई लेवल की कैलकुलेशन वाले। इसमें टाइप्स ऑफ रीजनिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स। वही नंबर सीरीज में जो रीजनिंग में आते हैं कि कोई नंबर्स दे देंगे कि 1 2 3 ये से 4 ये कोड है, ये इसको ABCD ऐसे बना के कुछ कि ये इसका कोड है, तो फिर कोई और लेटर दे देंगे इनका क्या कोड होगा। ऐसे कोड्स में आते हैं, लेटर सीरीज में भी आते हैं कि 4 से फिर 5 फिर 7 ऐसे हो गया, फिर आगे इसको कंप्लीट करो, ऐसे सीरीज में आते हैं, ठीक है। इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। अब बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर वही बात है कि मुश्किल लगेगा।
इनमें ये नहीं होता, मतलब इतने ज़्यादा जो एसएससी वगैरह लेवल की में आते हैं मुश्किल रीजनिंग के क्वेश्चंस वैसे नहीं आते, बहुत आसान आते हैं। देन है फिर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, इसमें फ्रैक्शन, टाइम, डिस्टेंस, इनसे 2 क्वेश्चंस आते हैं इन दोनों से, मतलब कोई भी टॉपिक से आ सकते हैं, फ्रैक्शन से आ सकते हैं, टाइम डिस्टेंस, रेशो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप ये चीज़ें अच्छे से कर लोगे ना तो आपका जो डीआई है वो भी सोल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डीआई में भी या तो एवरेज आता है या फिर परसेंटेज आता है या रेशो प्रोपोर्शन आता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब इसके भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो ये सीरीज वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, वैसे टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है क्योंकि ऐसे लग रहा है कि 4 पूछे हुए हैं, चारों को मैच करना है इनको डिटेल्ड में, लेकिन जो इसमें जो पैटर्न यूज किया हुआ है वही सब में यूज किया हुआ है। ठीक है, अगर एक सोल्व कर लोगे तो फिर अपने आप मैच हो जाएंगे सारे। अब ये देखो इससे पूछा हुआ है डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस से पूछा हुआ है कि एक कार है वो ट्रैवल करती है 25 किलोमीटर आवर फास्टर देन ए बस फॉर ए जर्नी ऑफ 500 किलोमीटर। द बस टेक्स 10 आवर्स मोर देन द कार। स्पीड ऑफ कार स्टेटमेंट के में दे दिए इनके जो वो है क्वेश्चन है कि स्पीड जो कार है वो 45 होगी या 20 होगी। ठीक है, फिर इसमें बताना है आपको, तो इतने ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। देन देखते हैं नेक्स्ट यूनिट। ये सिलेबस वाइड है, ये थोड़ा टफ भी है इन कंपैरिजन टू जो लास्ट यूनिट थी हमने मैथ वाली देखी थी। इसमें क्या है कि जो रीजनिंग होती है, हम रीजनिंग पढ़ते हैं, उसका थ्योरेटिकल प्रोपोर्शन है इसके अंदर। ठीक है, कि थ्योरेटिकली वो कैसी होती है, जो हम आर्ग्यूमेंट वगैरह पढ़ते हैं, जो प्रीमाइसिस वगैरह हम उसमें सोल्व करते हैं कि ऑल ए आर बी, ये चीज़ें कैसे बनती है। ठीक है, ऑल ए आर बी, ये चीज़ें हम पढ़ते हैं ना कि ऑल बुक्स आर पैन, सम बुक्स आर नॉट पैन, ये ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं ना हम रीजनिंग में, तो उनका थ्योरेटिकल पोर्शन है इसमें। और इसके अंदर कुछ इंडियन लॉजिक से रिलेटेड भी चीज़ें दी हुई है, ये बिल्कुल ही वो है, मतलब आपने कभी पढ़ी नहीं होगी, थोड़ा न्यू सा चीज़ें हैं जो पुराने टाइम में होती थी। और इनमें जो ये टर्म्स है ना, ये अजीब अजीब सी टर्म्स होती है, तो आप इनको ज़्यादा डिटेल्ड में मत करना क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा ये डिटेल्ड में। मतलब 2 क्वेश्चन आते हैं इससे, 2 या 1 क्वेश्चन आता है इनसे, तो इनको मतलब मैं तो यही एडवाइस दूंगी, अगर आपको मतलब समझ आ रहे हैं तो अच्छी बात, अच्छे से करो, लेकिन इतने ज़्यादा अजीब अजीब सी टर्म होती है तो ज़्यादा इनके अंदर टाइम वेस्ट करके हम और सब्जेक्ट जो टॉपिक्स हैं उनको छोड़ दें, ये चीज़ मतलब सही नहीं है। तो इसलिए अगर आप प्रिपेयर भी करो तो इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन ही आता है इससे। बाकी आप देख लेना आपको अगर ये चीज़ें आसान लगे तो, क्योंकि इसमें जो इंडियन लॉजिक में जो मतलब पुराने टाइम में जो चीज़ें होती थी, ये जो रीजनिंग है इसको इस पुराने लॉजिक के हिसाब से कुछ कुछ बताया गया है इनके अंदर। ठीक है, अब इसमें इसका सिलेबस और देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट फॉर्म्स, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगरिकल प्रोपोजिशंस, मूड एंड फिगर, फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेंसीज। ये जो फैलेंसीज है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनसे क्वेश्चन आता है। इनमें एग्जांपल देके पूछ लेते हैं कि हाँ इसमें कौन सी फैलेंसी है, या फैलेंसी मतलब वो होती है कमियाँ या मिस्टेक्स वगैरह ऐसी कुछ होती है रीजनिंग की। ठीक है, अब हम रीजनिंग में भी ये लगाते हैं ना कि हाँ ये रीजनिंग के बेसिस पे इसका ये रिजल्ट निकला, तो उस रिजल्ट के निकालने में जो गलतियाँ होती है वो फैलेंसीज बोलते हैं उनको, तो ये फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेंसीज। देन फिर यूजेज ऑफ लैंग्वेज, कनोटेशन डिनोटेशन, ये कनोटेशन डिनोटेशन भी इंपॉर्टेंट है। देन है क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। अब इसमें मैंने बताया कि फॉर्मल ये फैलेंसीज, कनोटेशन डिनोटेशंस ये इंपॉर्टेंट है। ये आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है, क्या आर्ग्यूमेंट वैलिड इनवैलिड, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। देन है फिर इवेलुएटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग। क्या है डिडक्टिव इंडक्टिव, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये उसमें जो मैथमेटिकल है उसमें भी रीजनिंग के टाइप्स में आते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग। देन है एनालॉजीज, वेन डायग्राम, सिंपल मल्टीपल यूजेज, इंडियन लॉजिक, फिर ये मीन्स ऑफ नॉलेज, यही आ गया ये पूरा। प्रमाणाज, प्रत्यक्षा, अनुमाना, उपमाना, शब्द, अर्थपति, इम्प्लीकेशंस, अनुपलब्धि, स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ व्याप्ति एंड फैलेंसीज ऑफ इन्फ्रेंसी, हत्वभाषा। ठीक है, देन हम देख लेते हैं क्वेश्चन। ये देखो इससे क्वेश्चन आया हुआ है इंडियन लॉजिक से ही कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाणा एक्सेप्टेड एज अ वैलिड बाय नाइकाज, कि नाइकाज के द्वारा कौन सा प्रमाण है उसको वैलिड एक्सेप्ट किया गया है, एज ए वैलिड एक्सेप्ट किया गया है। परसेप्शन को, इन्फ्रेंस को, प्रीजम्पशंस को, वर्बल टेस्टमनी को, या कंपैरिजन को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कैटेगरिकल प्रोपोजिशंस की, कि रोजीज आर फ्रेगनेंट इज, कि इसकी ये आपको जब ये पढ़ोगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती हैं, कैटेगरिकल प्रोपोजिशंस क्या होती हैं, ठीक है, तो आप बताओगे कि ये रोजीज आर फ्रेगनेंट है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगरिकल प्रोपोजिशंस क्या होगी। ठीक है,
देन अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट, डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन DI आता है, ठीक है, 5 नंबर का। कई बार क्या होता है 3 या 4 नंबर का आ जाता है, तो फिर 1-2 में ये पूछ सकते हैं आपसे। इनका मतलब आपको पता होना चाहिए कि डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा गवर्नेंस या फिर सोर्सेज एक्विजिशन, कितने क्लासिफिकेशन होते हैं डाटा के। प्राइमरी डाटा होता है, सेकेंडरी डाटा होता है, ठीक है। इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, ऐसे इनके आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे तब आपको पता चल जाएगा। पाई चार्ट ये ऐसे बनाते हैं, पाई 360 डिग्री का ऐसे बना के। टेबल चार्ट, टेबल्स में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट यूनिट ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें भी डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आते, मतलब ये यूनिट फिर भी इजी होती है अगर हम टीचिंग कम्युनिकेशन वाली यूनिट के कंपैरिजन करें, क्योंकि कंप्यूटर लगभग हमने कभी ना कभी पढ़ा ही होता है। और इनमें ये नहीं होता कुछ भी, मतलब इतनी भाई कंसेप्चुअल क्लैरिटी करो, कंसेप्ट समझ आने चाहिए। इनमें डायरेक्ट होता है कि हाँ ये कंप्यूटर के ये पार्ट्स हैं, इसका काम ये होता है, ये सॉफ्टवेयर इसका काम ये होता है, ये सारी चीज़ें मतलब हम नॉर्मली पढ़ लेते हैं और इतनी मुश्किल भी नहीं होती, ठीक है। इसमें आपको टर्मिनोलॉजी, जो मेन टर्मिनोलॉजी होती है कंप्यूटर से रिलेटेड, उनकी फुल फॉर्म वगैरह पता होनी चाहिए। फिर इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट, ईमेल, ऑडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सब पता होने चाहिए। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अलग अलग जो ऐप वगैरह, मतलब अलग अलग सॉफ्टवेयर से अलग अलग मेथड्स हैं इनका। फिर टीचिंग के लिए कौन कौन से यूज होते हैं उनका पता होना चाहिए, क्योंकि टीचिंग से रिलेट करके पूछते हैं इसको, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ईमेल वगैरह, ऑडियो। देन है फिर डिजिटल इनिशिएटिव, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी पक्का क्वेश्चंस आता है। डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशंस, कि हायर एजुकेशन में कौन कौन से डिजिटल इनिशिएटिव होते हैं, कि क्योंकि ये कभी कभी होता है ना कि गवर्नमेंट ने ये वेबसाइट, ये ऐप बनाया है इस चीज़ के लिए, ये चीज़ किया है, तो अलग अलग इनिशिएटिव होते रहते हैं, तो करंट की भी नॉलेज होनी चाहिए इसमें आपको। फिर है ICT एंड गवर्नेंस, की गवर्नेंस में कंप्यूटर्स का क्या यूज है, मतलब इंटरनेट का क्या यूज है, ICT का। देन अब क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। ये आप पढ़ोगे तब लैंड, मैन, वैन के लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, फिर इनको असेंडिंग ऑर्डर में। इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते ICT से। देन है फिर ये देखो हब, जॉयस्टिक, ये अलग अलग कंप्यूटर की टर्म्स होती हैं, इनको मैच करना है कि ये क्या होती है, हब क्या होती है, जॉयस्टिक क्या होती है, जैसे इनपुट डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क। देन अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। सिलेबस बहुत वाइड है, क्वेश्चंस भी अच्छे आते हैं। एंड एक एडवाइस मतलब मैं इसके लिए दूंगी कि आप ज़्यादा डीप में ना जाएं इस सिलेबस के, क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत मतलब इस सिलेबस, कितना बड़ा सिलेबस है, तो इसमें अगर आप डीप में जाओगे तो बहुत ज़्यादा वाइड हो जाएगा सिलेबस। इसलिए जो सिलेबस में मेंशन है और जो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखो वो चीज़ें मतलब ज़रूरी है करनी, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप में मत जाना इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करना आई थिंक इज़ नॉट राइट। चलो देखते हैं इसका सिलेबस। डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये जो गोल है ये आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG और MDG, इनके कब ये फॉर्म हुए, कब तक है ये वैलिड, मतलब कौन सी कॉन्फ्रेंसेस में फॉर्म हुए, कौन से गोल हैं, सीक्वेंस नंबर भी याद होना चाहिए, क्योंकि पूछा जाता है कि जो 4 नंबर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है वो कौन सा है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको वो अच्छे से पता होना चाहिए और याद भी होना चाहिए इनका सीक्वेंस, ठीक है। देन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, सॉरी, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, देयर इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल इशू, लोकल, रीजनल, ग्लोबल लेवल पे क्या क्या इश्यूज हैं, एयर पोल्यूशन, ये सारे पोल्यूशंस के टाइप्स इनको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। किन किन की वजह से होते हैं ये पोल्यूशन। अब जैसे वाटर पोल्यूशन है, किन की वजह से वाटर पोल्यूशन होता है, ये सारी चीज़ें, मेन सोर्स क्या है वाटर पोल्यूशन का, एयर पोल्यूशन का मेन सोर्स क्या है, ये चीज़ें। क्लाइमेट चेंज एंड सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशन, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। देन है फिर इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूटेंट ऑन ह्यूमन हेल्थ, पोल्यूटेंट्स का ह्यूमन हेल्थ पे क्या क्या कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं अलग अलग पोल्यूशन से, कि वाटर पोल्यूशन से कौन सी डिजीज होती है, सोयल पोल्यूशन से क्या इफेक्ट होते हैं, नॉइस पोल्यूशन के क्या इफेक्ट होते हैं, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए।
देन है फिर नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, सोलर, विंड, सोयल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायो, न्यूक्लियर, इनसे रिलेटेड रिपोर्ट्स का भी पता होना चाहिए, कितने कितने परसेंटेज ये जो है हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे जो एनर्जी रिसोर्सेज है उनमें सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन किसका है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको इसमें। ठीक है, देन फिर इनमें गोल भी होते हैं। हम जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने गोल डिसाइड कर रखा कि इस टाइम तक हम सोलर इतनी अचीव कर लेंगे, ये चीज़ इतनी अचीव कर लेंगे, मतलब टारगेट जो फिक्स किए होते हैं वो पता होने चाहिए, उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। देन है फिर नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स, मिटिगेशन स्ट्रेटेजी, बहुत टाइप्स होते हैं नेचुरल हजार्ड्स और डिजास्टर्स के, वो सारे पता होने चाहिए। जब हम कॉमनली पढ़ेंगे ना कि हाँ नेचुरल हजार्ड्स तो भाई हाँ ये हो गए, सुनामी वगैरह होगी ये चीज़ें, लेकिन उनका डिटेल में हमें मतलब एक्चुअल में पता होना चाहिए कि हाँ सुनामी क्या होती है। ठीक है, तो अगर हम जस्ट नाम नाम पढ़ें कि हाँ नेचुरल हजार्ड्स ये होते हैं कि भाई ड्रोट हो गया, ये सुनामी हो गई, ओशन करंट्स हो गए, लेकिन उनका एक्चुअल में मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि पहले फिर भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, लेकिन अब उनके जो मीनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अब ड्रोट के लिए एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, जो सूखा पड़ता है उसके लिए, कि ऐसा कौन सा जो डिजास्टर है जिसका कोई पीक टाइम नहीं होता, मतलब कोई पीक या लो टाइम नहीं होता, जैसे पीक या टाइम मतलब ऐसी कोई सिचुएशन नहीं फॉर्म होती उसके अंदर, तो वो होता है ड्रोट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप जस्ट सिर्फ उनके नाम याद करके कि कौन कौन से नेचुरल हजार्ड्स हैं ये हो गए, उनका मतलब भी पता होना चाहिए आपको, इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, देन है फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इसका बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। देन है फिर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके अंदर क्या क्या गोल्स डिसाइड हुए वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर है इंटरनेशनल एग्रीमेंट, जो भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुए हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जो मेन हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन जो मेन है उनके बारे में डिटेल पता होना चाहिए। जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, रियो समिट है, बायो कन्वेंशन है बायोडाइवर्सिटी पे, क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस एग्रीमेंट है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। इनके अंदर फिर क्या क्या गोल्स मतलब टारगेट फिक्स किए गए हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ ने क्या क्या फिक्स किया है, मतलब जो मेन कंट्री है जैसे USA, चाइना, इंडिया, इनके तो पता ही होना चाहिए कि इन्होंने क्या क्या टारगेट फिक्स किए। ठीक है, अब जैसे कार्बन एमिशन से रिलेटेड है कि कौन सी कंट्री ने कितना कार्बन एमिशन का कब तक अचीव करने की डिसाइड की है, मतलब टारगेट फिक्स किया है, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और इंडिया से रिलेटेड तो डेफिनेटली पता होनी चाहिए। अब इसके भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ पोल्यूटेंट टू डिस्पर्स वर्टिकली इन द एटमॉस्फेयर। अब ये स्टेटमेंट पढ़कर ही आप सोच सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस है। जस्ट एक लिटिल मेंशन था इसके अंदर कि क्लाइमेट चेंज वगैरह, तो आपको सच में पता होना चाहिए कि हाँ कैसा क्लाइमेट चेंज, क्या एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी क्या होती है, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी को कैसे डिटरमाइन होती है, किन चीज़ों का, जो पोल्यूटेंट्स हैं वो क्या होते हैं, फिर वो अगर वर्टिकली डिस्पर्स होते हैं इन्वायरमेंट में तो क्या उनका इफेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है कि इन समर सीजन इन इंडिया एटमॉस्फेयर इज जनरली स्टेबल, कि जो एटमॉस्फेयर है वो स्टेबल रहता है समर सीजन में इंडिया में। तो अब देखो इसमें आपको अपनी कॉमन सेंस लगानी है, क्योंकि क्या पता आप सिलेबस में तो ये चीज़ पढ़ो या ना पढ़ो कि जो समर सीजन में जो एटमॉस्फेयर है इंडिया का वो कैसा रहता है। क्योंकि अब जस्ट हमने ये सिलेबस देख लिया, हमने इसको डिटेल में कर लिया, लेकिन ये चीज़ तो क्या पता हम पढ़ें इसमें, लेकिन आप एग्जामिनर क्या है, एग्जामिनर ने को तो ये चेक करना है कि आपको इन्वायरमेंट की सच में नॉलेज है या नहीं है, आप ये बता सकते हो या नहीं कि समर सीजन में इंडिया का जो एटमॉस्फेयर है वो स्टेबल रहता है नहीं रहता। ठीक है, तो इस तरह से आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको सच में जो एग्जामिनर चाहता है कि आपके अंदर वो नॉलेज होनी चाहिए, सच में वो नॉलेज हो आपके पास, तभी आप जो एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। देन अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की कि आइडेंटिफाई करो करेक्ट सीक्वेंस। अब ये देखो पूछ लिया ना रैंकिंग वाला, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में रैंकिंग आई है उन कंट्रीज़ की, उनको सीक्वेंस में अरेंज करो। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट मैंने बताया था कि ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं उनको कवर करो, क्योंकि वैसे तो क्या पता क्वेश्चन कहाँ से पूछ ले। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट तो करने ही हैं ज़रूरी। देन बात करते हैं लास्ट यूनिट, हायर एजुकेशन सिस्टम। हायर एजुकेशन सिस्टम में इंस्टीट्यूशंस का पता होना चाहिए, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं हायर एजुकेशन के। ठीक है, सारे लगभग कि कब फॉर्म हुआ था, कहाँ पे हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में।
इंस्टीट्यूशंस हायर लर्निंग के, फिर एनिशियंट इंडिया में कौन कौन से थे में जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या था, एनिशियंट इंडिया में इंस्टीट्यूशंस कौन से थे, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, जो पुरानी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि कब फॉर्म हुई थी, क्या किस चीज़ की उनमें स्टडी होती थी। देन है फिर इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, कि इंडिपेंडेंस के बाद से लेके अब तक क्या क्या डेवलपमेंट हुई है जो हायर एजुकेशन है उसके अंदर, और क्या क्या रिसर्च वर्क हुआ है वो डिटेल में पता होना चाहिए कि कौन कौन से एजुकेशन से रिलेटेड एक्ट आए हैं, वो सारी चीज़ें। देन है फिर ओरिएंटल कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स, प्रोफेशनल टेक्निकल स्किल बेस्ड एजुकेशंस क्या है, इनसे रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस का पता होना चाहिए। टेक्निकल कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं करंटली, मेन जो टॉप बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में। ठीक है, वैल्यू एजुकेशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन का क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या उससे रिलेटेड प्रोग्रेस है, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। देन है फिर पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये पॉलिसी, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन किससे रिलेटेड पता होना चाहिए, एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड क्या पॉलिसी है, क्या गवर्नेंस है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन है, वो पता होना चाहिए। अब एडमिनिस्ट्रेशन आ गया ना, कैसे ये एजुकेशन से रिलेटेड है तो यानी कि यूनिवर्सिटीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, कौन एडमिनिस्टर करता है इनको, कैसे फॉर्म होती है यूनिवर्सिटियाँ, कितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं प्राइवेट गवर्नमेंट, और साथ में रैंकिंग भी पता होनी चाहिए आपको। देन फिर एजुकेशन से रिलेटेड भी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आती है, रैंकिंग आती है, जो यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग आती है, NRIRF की रैंकिंग आती है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज है वो टॉप में आया है, या वो सारी रैंकिंग से रिलेटेड क्या कौन सी यूनिवर्सिटी कब कहाँ पे फॉर्म हुई थी, मतलब जो मेन जो है वो पता होनी चाहिए। नंबर्स वगैरह पता होनी चाहिए कि कितने कॉलेज हैं, कितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं। ठीक है, या फिर गवर्नेंस और पॉलिसीज़ की कौन कौन सी जो पॉलिसीज आती हैं एजुकेशन से रिलेटेड। अब जैसे एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी अभी 2020 वाली, तो इसको डिटेल में पता होना चाहिए कौन से कमीशन के थ्रू आई थी, कौन चेयरमैन था, कौन मेन था, क्या इसके अंदर था, डिटेल में पता होना चाहिए। ठीक है, अब तक जितनी भी एजुकेशन पॉलिसीज़ आई हैं उनके सब के बारे में, कौन से किस कमीशन के थ्रू आई हैं, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, फिर अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारा, उसके आर्टिकल्स। अब इसमें पॉलिसीज़, गवर्नेंस मेंशन है ना, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल एजुकेशन से रिलेटेड वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी क्वेश्चन, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें पूछा है सीधा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था किसकी रिकमेंडेशंस पे, तो अलग अलग कमीशन के नाम है, तो आपको कमीशंस का नाम पता होना चाहिए कि कौन सी जो भी बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशन से रिलेटेड, वो सब पता होने चाहिए आपको कि वो किस कमीशन के थ्रू फॉर्म हुए हैं। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो आर्टिकल वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, अब देखो आर्टिकल्स वाले से मैंने बताया था ना, आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पूछ लिए, जबकि सिलेबस के हिसाब से देखो तो कहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कहाँ पे उसके आर्टिकल्स, कोई रिलेशन नहीं बनता। लेकिन ये सारे आर्टिकल देखो जो 40 ये पूछे हैं वो सारे एजुकेशन से रिलेटेड है, तो हमें वो चीज़ें भी पता होनी चाहिए कि एजुकेशन से रिलेटेड, मतलब ज़्यादातर एजुकेशन से रिलेटेड ही पूछेंगे। अब इसमें पूछ लिया कि जो एम्पावरिंग ऑफ स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड देयर एजुकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ यूटी अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कौन से आर्टिकल में है, तो डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ठीक है, तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप कि आपको जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और भी जो आपके क्वेश्चंस हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम धीरे धीरे हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस ला रहे हैं सिलेबस को कवर करने की। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।